हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस हार्डकोर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 9 चैप्टर, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं शासक और इतिवृत्त का मतलब क्या होता है। इसको अगर आप समझ गए तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है ये आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, शासक का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं, शासक का मतलब होता है राजा। जो पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे, जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, उनको शासक बोला जाता था। अब दोस्तों है इतिवृत्त, तो इसमें हम लोग मुख्य तौर पर मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर दोस्तों मुगल दरबार का जो इतिहास है यानी कि मुगल साम्राज्य का जो इतिहास है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इतिवृत्त का मतलब आप एक प्रकार का समझ सकते हैं, जो कि इतिहास है, मुगल साम्राज्य का इतिहास है। मुगल साम्राज्य में कई किताबों में, जैसे कि अकबरनामा, बाबरनामा, आईनी अकबरी, तो इन्हीं तरीके से कई किताब है जहां पर पूरा मुगल साम्राज्य का ब्यौरा दिया हुआ है। यानी कि वो कैसे शासन चलाते थे, किस तरीके से अत्याचार करते थे, किस तरीके का भलाई करते थे, कैसे वो शासन को चलाते थे। बेसिकली हम लोगों को यही चीज को पढ़ना है और ये चीज जो है आपका इतिवृत्त में आता है। ठीक है, तो शासक का मतलब राजा होता है और इतिवृत्त का मतलब एक प्रकार का इतिहास होता है, जहां पर कई किताबों में आपको मुगल साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। उन्हीं मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर 8 में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य तौर पर बेसिकली फुल्ली हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि हम लोग जहां पर नाम देखेंगे, जैसे नसीरुद्दीन, बाबर, अकबर, जलालुद्दीन, जहांगीर, शाहजहां, तो ये सभी नाम बहुत इजी पड़ता है, जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आता है। वहीं पे अगर आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ेंगे या फिर जैसे ब्रिटिश शासन यहाँ पड़ता है इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा नाम वो लोग का पेचीदा आ जाता है, जिसके कारण हम लोगों को ज्यादा दिमाग में नहीं रहता। लेकिन वहीं पे अगर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा सही सही पढ़ाने की। तो दोस्तों इसमें हम लोग राजा के बारे में और राजा के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुगल साम्राज्य जो कि 16वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक था, 16वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच का पूरा इसको पढ़ेंगे, यानी कि मुगल साम्राज्य के शासन को पढ़ेंगे। दोस्तों इसकी जो शुरुआत होती है वो भारत से नहीं होती है, इसकी शुरुआत होती है उज्बेकिस्तान से, जो कि बाबर जो है वो उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें कि तैमूरी एक वंशज था जो कि बहुत ही खतरनाक था। तैमूरी वंशज के बारे में कहा जाता है कि जो वो राजा होते थे वो कभी हंसते नहीं थे, कभी भी नहीं हंसते थे। वो सिर्फ थोड़ा सा कुछ हुआ, सीधा मार धाड़, सीधा मतलब गला काट दिया, कुछ कर दिया, यानी कि तैमूरी वंशज कभी हंसते नहीं थे। ठीक है, तो बाबर जो है वही तैमूरी वंशज से था। बाबर के पिताजी जो है वो तैमूरी वंशज से था। वहीं पे बाबर का जो माताजी है वो कहां से था दोस्तों, वो आपका चंगेज खां, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चंगेज खां का संबंधी था। तो इन्हीं दोनों के मिलाप से बना था बाबर, और यही बाबर आया था आपका इंडिया, और इंडिया में आकर के एक बहुत ही खतरनाक साम्राज्य मुगल साम्राज्य को चलाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी इंटरेस्टिंग को पढ़ने वाले हैं। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने हुए रहिए। जो जो पॉइंट मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कहानी के जैसा बहुत मजा आपको आएगा। इससे पहले हम लोगों ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिए सभी वीडियो। ठीक है, चैप्टर 8 तक। अब लोग हम लोग 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मुगल शासक, शब्द मुगल, सबसे पहले बात आती है कि भाई इसका नाम मुगल कैसे पड़ा। ठीक है, मुगल शासक शब्द मुगल मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है। कहां से व्युत्पन्न हुआ? मंगोल से। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, मंगोल शब्द कहां से व्युत्पन्न हुआ है, तो ये मुगल शब्द वो मंगोल से व्युत्पन्न हुआ। परंतु राजवंश के शासकों खुद के लिए मुगल नाम नहीं चुना था। यानी कि जो राजवंश के शासक थे, मुगल साम्राज्य के शासक थे, वो अपने लिए मुगल नाम जो है वो नहीं चुना था। उन्होंने अपने आप को तैमूरी की संज्ञा दी थी। तैमूरी की संज्ञा क्योंकि उसके जो पिता थे वो तुर्की से थे, और वहीं पे उसके जो माताजी है दोस्तों वो कहां से थे? चंगेज खां के थे। ठीक है, तो उसके पिताजी जो है वो तैमूर वंशज के थे, और पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष, यानी कि उसकी जो माता है, माता संबंधी है, वो चंगेज खां का संबंधी था, और वो जो है तुर्की भाषा बोलता था। तो यहाँ पर आपको कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू में कि मुगल शब्द जो कहां से व्युत्पन्न हुआ? मंगोल से व्युत्पन्न हुआ। और राजवंश में यानी कि जो बाबर के पिताजी थे वो कौन से वंश से संबंध रखते थे? वो रखते थे दोस्तों तैमूर वंश से। वहीं पे अगर माताजी के बारे में पूछे तो वो कौन से? चंगेज खां का संबंधी था, और वो कौन सा भाषा बोलता था? तुर्की भाषा बोलता था। समझ गए? और वो अपने आप को कौन सी संज्ञा दी? तैमूरी की संज्ञा दी। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, मुगल शासक का साम्राज्य, यहां से चैप्टर की शुरुआत होती है। मुगलों और स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक दोस्ती के माध्यम से तथा विजयों के जरिए भारत के अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों को एक साथ मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई। यानी कि जो मुगल थे, मुगल और एक स्थानीय सरदार, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज में सबसे बड़ा जो भूमिका होता है ना वो स्थानीय सरदार का होता है। अगर आपको थोड़ा जानकारी के लिए बताते तो पहले के जो राजा आते थे वो राजा आते थे, लेकिन इंडिया में पहले से कोई ना कोई राज कर रहा होता था। बस यही राजा से इसका संबंधी था, और ये दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ गेम खेल देते थे। बस यही बात है। तो मुगल शासक का साम्राज्य, मुगलों और स्थानीय सरदारों के बीच जो राजनीतिक दोस्ती थी
उसी के माध्यम से और जो विजय करते थे यानी कि वो हमेशा जीतते थे। इन्हीं में भारत के अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों को वो जीतते थे एक साथ मिलकर, और इसी से एक साम्राज्य की रचना हो गई। ठीक है, मुगल और स्थानीय सरदार दोनों मिलकर के कई जगह भारत के कई स्थानों पर वो विजय प्राप्त हुए, जिसके कारण एक साम्राज्य बना जिसका नाम पड़ा मुगल साम्राज्य। साम्राज्य के संस्थापक जो है वो कौन है? जहीरुद्दीन बाबर। तो इसका नाम क्या था? पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। ध्यान देंगे, मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो है जहीरुद्दीन बाबर। उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगाना से प्रतिद्वंदी विजयकों ने भाग दिया था। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि मुगल साम्राज्य का जो शासक है यानी कि जो संस्थापक है, जो स्थापना किए थे, वो जहीरुद्दीन बाबर, जिसको हम लोग बाबर के सिर्फ नाम से जानते हैं, वही थे। 16वीं शताब्दी से ही मुगल शब्द का लगातार प्रयोग होता रहा है। रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इससे व्युत्पन्न हुआ है। बाबर ने सबसे पहले अपने को काबुल में स्थापित किया था। बाबर जो है वो सबसे पहले अपने को कहां पर? काबुल में स्थापित किया था। 1526 में वो अपने दल की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रों तथा संसाधनों की खोज में वह भारत की ओर रुख किया था। ठीक है, तो क्या करने के लिए? 1526 में सबसे पहला पॉइंट कब आया था? 1526 में आया था। वो कहां पर था? पहले काबुल में था स्थापित, लेकिन 1526 में वो भारत आया। क्या करने के लिए? सिर्फ अपने दल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और संसाधनों की खोज में वो भारत की ओर रुख किया था। ठीक है, अब देखिए नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं, जिसको हम लोग हुमायूं के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखा हुआ रहा है। जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। और बेटा यानी कि नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, उसने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, यानी कि जो साम्राज्य है उसका सीमा और बढ़ाया, लेकिन वह अफगान नेता शेरशाह सूरी से हार गया और उसे ईरान के सफावी शासक दरबार में भेज दिया गया। ठीक है, तो वो किससे हारा था दोस्तों? नसीरुद्दीन हुमायूं जो था वो किससे हारा था? जो अफगान नेता जो शेरशाह सूरी होगा यहाँ पर, शेरशाह सूरी से वो हार गया था और ईरान के सफावी शासक दरबार में उसको भेज दिया गया। 1555 में हुमायूं ने सूरों को हरा दिया। फिर 1555 में हुमायूं जो है वो वापस आता है और वो सूरों को यानी कि शेरशाह सूरो जो सूरो वंशज थे उसको हरा देता है और एक वर्ष बाद उसकी देहांत हो जाती है। ठीक है, 1555 में उसको हराता है। उसके बाद फिर जस्ट एक साल के बाद उसकी देहांत यानी कि मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। तो बोल सकते हैं 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु भी हो गई। ध्यान देंगे, वैसे सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा आप समझिए। अकबर, उन्होंने हिंदकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। कहां तक? हिंदकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में कामयाबी हासिल की और दूसरी और तुरान मध्य एशिया के उज्बेकों तथा ईरान के सफावियों के विस्तारवादी चाल पर नियंत्रण बनाकर रखा। तो अकबर जो है वो अपने साम्राज्य को हिंदुकुश पर्वत तक अपने सीमाओं को साम्राज्य को बढ़ाया था और फिर वो जो है यह हासिल कामयाबी करने के बाद तुरान, दूसरी तरफ तुरान यानी कि जो मध्य एशिया है वहां के उज्बेकों तथा ईरान के सफवियों के विस्तार आदि चाल पर नियंत्रण बनाकर रखा, यानी कि कंट्रोल बनाकर रखा। तो अकबर जो है बहुत, अकबर के समय मुगल साम्राज्य बहुत ही ज्यादा एक प्रकार का बोल सकते हैं ग्रो किया था। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था अकबर के बारे में थोड़ा बहुत, और एक शासक के बारे में आपको बताए थे, हिंदी में वो लिखा हुआ है। ठीक है, पहले यहां पर समझते हैं जलालुद्दीन अकबर के बारे में, जो कि 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया था। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना साल, लगभग आपका 50 ईयर्स होता ना। 1556 से लेकर के 1605 तक जलालुद्दीन अकबर, जिसको सिर्फ अकबर के भी नाम से हम लोग जानते हैं, वो शासन किया था। आप जलालुद्दीन फुल नेम जरूर याद रखिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है नाम रखना, लेकिन नसीरुद्दीन हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, ये सभी को याद रखेंगे और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। तो देखिए जलालुद्दीन अकबर जो है 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल था। कई लोग जलालुद्दीन अकबर को सारे बादशाहों में से महान बादशाह मानते थे, क्योंकि ये किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, सबको बराबर, जो भी जिस धर्म में फॉलो करता है वो उस धर्म को माने, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ये नहीं है, टैक्स जो है सभी के साथ बराबर का लिया जाता था। तो इनके शासनकाल में एक प्रकार का बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे राजा थे। तो जलालुद्दीन अकबर को जो है सारे बादशाहों में, मुगल साम्राज्य में जितने भी बादशाह थे उन सभी में इसको महान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य को विस्तार करने के साथ साथ बहुत कम समय में समृद्ध राज्य बनाकर तैयार किया था। अब देखते हैं जहांगीर का। जहांगीर जो है वो 1605 से लेकर के 1627 तक शासन किया था। पहले जलालुद्दीन अकबर 1656 से लेकर के 1605 तक, उसके बाद फिर आपका जहांगीर आता है, जो कि दोस्तों 1605 से लेकर के 1627 तक शासन करता है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां के नाम से जाना गया, ठीक है, राजकुमार खुर्रम जो कि बाद में सम्राट शाहजहां के नाम से जाना गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो शाहजहां के बारे में आपको मालूम है, वो अपने पिताजी का ही विद्रोह कर दिया था, अपने पिताजी को कैदी वगैरह बना के रखा था। आप लोगों को नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, तो आपको यहाँ पर जलालुद्दीन अकबर का समझ में आ गया, 1556 से लेकर 1605, फिर 1605 से लेकर के 1627 तक जो है आपका किसका था? जहांगीर का था। फिर 1628 से लेकर के 1658, आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता आपको इसका शासनकाल कब से कब तक था, इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ठीक है, सभी पॉइंट यहाँ पर कवर किए
आएंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एमसीक्यू वगैरह सारा चीज आपको सॉल्व होगा। बस आप धीरे धीरे मेरी बातों को सुनते हुए चलिए। शाहजहां का जो शासन है वो 1628 से लेकर के 1658 तक चला था। 1657 ईस्वी से 1658 ईस्वी के बीच में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा प्रारंभ हो गया, यानी कि शुरुआत हो गई। यानी कि शाहजहां का जो बेटा थे, क्योंकि शाहजहां का शासन 1628 से लेकर के 58 तक चला था, और 1657 से लेकर के 58 के ही बीच शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच जो है झगड़ा शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? उत्तराधिकारी बनने के लिए, कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है एक औरंगजेब था, उसको जीत मिल गया। आपको मालूम होगा औरंगजेब के बारे में। तो उनके बेटों के बीच जो है, उनके पुत्रों के बीच झगड़ा हो गया, और उसमें जो है औरंगजेब, उसकी जीत हो जाती है, और दारा सिकों समेत तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो औरंगजेब जो थे वो सबसे पहले अपने भाइयों को ही, यानी कि दारा सिकों एक का नाम था, और उसके साथ 3 भाई और थे जिसको मौत का घाट उतार दिया गया, और औरंगजेब की जीत हो गई। ठीक है, अब यहां से हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही, इसको कहा जाता है मुगल साम्राज्य के निरंकुश राजा कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर समझते हुए चलिए, मैं इसको कलर कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पढ़ लगे। देखिए, औरंगजेब जो कि 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजवंश की शक्ति जो है घट गई। फिर भी सांकेतिक रूप से ही सही पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। ठीक है, तो औरंगजेब जो है 1658 के बाद से लेकर के 1707 तक ये शासन किया। औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक ये शासन किया था। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर जो है इसका एक प्रकार का बोल सकते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजवंश की शक्ति जो है वो घट जाती है। फिर सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत चलते रहता है। और मुगल शासक का जो अंतिम राजा होता है, जिसका नाम होता है बहादुर शाह जफर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम वंशज थे बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों के द्वारा फेंक दिया जाता है। कब? 1857 ईस्वी में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इतिवृत्त की रचना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जो शासन काल था वो मैंने दोस्तों आपको बताया 1658 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं 1658 से लेकर के 1658 से लेकर के 1707 तक जो है आपका औरंगजेब जो था वो शासन किया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये वही पॉइंट है। शाहजहां का, जैसे कि मैंने आपको शाहजहां का बताया, जहांगीर का बताया, जलालुद्दीन अकबर का बताया, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोग औरंगजेब का बात कर रहे हैं। तो औरंगजेब जो है 1658 से लेकर के 1707 तक राज किया था। ठीक है, औरंगजेब का जो नाम है वो मोइनुद्दीन मोहम्मद था। मोइनुद्दीन मोहम्मद, इसका जो जन्म है 3 नवंबर 1618 को हुआ था। 3 नवंबर 1618 को, 3 नवंबर 1618 को जो है इसका जन्म हुआ था। और इसका जो मृत्यु है वो 3 मार्च 1707 को ही हुआ था। कब हुआ था? 3 मार्च। तो ध्यान रखेंगे, इसका जब शासन खत्म हुआ था, इसका मृत्यु जब हुआ था, यानी कि 1707 में इसका मृत्यु हुआ था, 1707 में 3 मार्च को। आप लोग जरूर हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब का मृत्यु होता है, और उसकी पैदाइश जो है वो 3 नवंबर 1618 को होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। तो 1618 में उसकी पैदाइश होती है और 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 3 मार्च। इसका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 तक था। ठीक है, और यहाँ पर ये मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब विश्व विजेता होता है। तो ये औरंगजेब, इसका नाम दिया गया था। इसी को आलमगीर के भी नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आलमगीर के बारे में पूछा गया कि कौन सा राजा है जो कि आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वो आपका औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब, यानी कि इसको जिन्हें आमतौर पर हम लोग औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आलमगीर जो है वो किसको बोला जाता था दोस्तों? वो आपका बोला जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब को ही आलमगीर बोला जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको 3-4 बात यहाँ पर बताया कि औरंगजेब जो है वो 1658 से लेकर के 1707 तक राज किया था, शासन किया था, और 1707 3 मार्च 1707 को उसको मृत्यु हो जाती है। उसकी जो पैदाइश है वो 1618 को होती है, और औरंगजेब का नाम जो है आलमगीर के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया था, जो कि शाही नाम, जिसका मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। समझ गए? तो औरंगजेब या आलमगीर ये मुस्लिम के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम किसके द्वारा? मुस्लिम प्रजा के द्वारा, जिसका नाम क्या होता है? विजेता। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर इतिवृत्त की रचना के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आएगा। अब से आपको ध्यान से देखना है, वैसे पहले भी ध्यान से देखना था, अभी भी देखिए। इतिवृत्तों की रचना मुगल बादशाहों द्वारा बनाए गए इतिवृत्त साम्राज्य तथा उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि यही इतिवृत्त है जिसके बारे में, यानी कि जिसकी वजह से हम लोगों को इनके इतिहास के बारे में पता चला है। इसी को हम लोग समझते हैं। इतिवृत्त में मुख्य केंद्र बिंदु, दरबार तथा अभिजात, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्था, शासक का परिवार इत्यादि पर पूर्ण रूप से चर्चा किया गया है। मैंने आपको कहा था इतिवृत्त में आपका पूरा दरबार, यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में, अभिजात के बारे में, युद्ध के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, शासक का परिवार के बारे में, इन इत्यादि और भी बहुत कुछ के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा किया गया है। इनके लेखक दरबारी ही होते थे। इनके लेखकों की नजर में साम्राज्य व दरबार का इतिहास तथा बादशाह का इतिहास एक ही था। समझ गए? तो इसका जो लेखक होता था, स्पेशली वो दरबारी, जो इसका दरबारी होता था वही लेखक होता था। वही लोग जो है इसको लिखते थे, रचना करते थे। और इनके लेखकों की नजर में जो है साम्राज्य व दरबार
दोनों का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही होता था। अब देखिए तुर्की से फारसी की ओर सबसे पहला पॉइंट आपका आता है। अगर आप एनसीईआरटी किताब खोल के देखेंगे तो आपका सबसे पहला पॉइंट आता है कि तुर्की से फारसी की ओर कैसे, तुर्की था उसके बाद फारसी में कैसे आया, तब्दील हुआ, बदला हुआ, देखते हैं। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। मुगल दरबारी जो इतिहास है वो कौन से भाषा में लिखे गए थे, फारसी भाषा में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फारसी भाषा में सबसे पहले इसकी रचना हुई थी। जितने भी किताबों की रचना है उसको फारसी में लिखा गया था। मुगल चगताई मूल के थे, मुगल चगताई जो है वो कहाँ के थे, वो मूल के थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। तुर्की जो उनकी मातृभाषा बोल सकते हैं, यानी कि उनका जो आम जवान था वो बोलते थे तुर्की भाषा। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी पकड़ इस फारसी भाषा में अच्छी थी। ठीक है, तो अकबर जो है वो सोच समझकर फारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बना दिया, मुगल साम्राज्य की मुख्य भाषा बना दिया। जैसे हम लोग का अभी राष्ट्रभाषा हिंदी है उसी तरीके से, और उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी पकड़ फारसी में ज्यादा था, उन्हीं को ज्यादा उन लोगों को ही ऊपर किया गया। राजा शाही, राजा जो है वो शाही परिवार के लोग तथा दरबार के विशिष्ट सदस्य इस फारसी भाषा को बोलते थे। आगे चलकर यह भाषा प्रशासन की भाषा बन गई तथा इसे लेखकों ने भी अपनाया। समझ गए, तो राजा जो है उसके जो शाही परिवार के लोग थे वो दरबार के विशिष्ट सदस्य वो भी फारसी बोलते थे, और आगे चलकर जो प्रशासन हुआ करते ये प्रशासन की भाषा हो गई। फिर इसके बाद जो लेखक होते थे वो भी फारसी भाषा को ही अपना लिया। स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया, फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। फारसी तथा हिंदवी भाषा के पारस्परिक संपर्क से उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, उर्दू भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो एक फारसी और एक हिंदवी ये दोनों भाषा को मिलकर, क्योंकि उर्दू जो है वो नई जबान कही जाती है, उर्दू के बहुत बड़े बड़े लेखक है, बहुत बड़े बड़े लेखक है उर्दू के। ठीक है, तो उर्दू भाषा जो है वो फारसी भाषा, हिंदी भाषा और थोड़ा बहुत इंग्लिश भाषा, इन तीनों से मिलाकर के एक और नया भाषा बन गया जिसका नाम है उर्दू। और उर्दू भाषा जो है एक नया यानी कि मॉडर्न जबान है, मॉडर्न लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अकबरनामा किस भाषा में लिखी हुई थी, तो अकबरनामा जो है वो इतिहास फारसी भाषा में लिखी हुई थी। मुगल बादशाहों ने महाभारत तथा रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित करने का आदेश दिया था। महाभारत का अनुवाद राजनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में हुआ था। ठीक है, और मुगल बादशाह ही थे जो कि एक महाभारत और एक रामायण इन दोनों जैसे संस्कृत बहुत बड़े बड़े ग्रंथ को फारसी भाषा में अनुवादित किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसने किया था भाई, मुगल बादशाह ने ही महाभारत और रामायण इन जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी भाषा में कन्वर्ट करवाया था, अनुवादित करवाया था, जिससे कि वो समझ पाए। और महाभारत का अनुवाद जो है वो रज्मनामा जो कि एक युद्धों की पुस्तक है उन्हीं के रूप में हुआ। क्या रहा, रज्मनामा, नाम क्या है, रज्मनामा। ठीक है, महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के रूप में हुआ था क्योंकि एक युद्धों की पुस्तक थी जहां पर युद्ध के बारे में सारा चीज डिटेल से लिखा हुआ था। अब देखिए पांडुलिपियों की बनावट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हुए चलेंगे। मुगल भारत की सारी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र किताब खाना था। समझ गए, तो मुगल भारत की जो कितनी भी किताबें होती थी वो पांडुलिपियों के रूप में अर्थात हाथ से लिखी हुई थी। पांडुलिपि का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का हाथ से लिखा हुआ, क्योंकि पहले के जमाने में मशीन वगैरह नहीं हुआ करते थे। समझ गए, आगे आप लोग समझिए। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र जो है वो किताब खाना था। किताबघर एक लिपिहार था, अर्थात ऐसा स्थान जहां बादशाह की पांडुलिपियों को जमा करके रखा जाता था, साथ ही नई पांडुलिपि की रचना की जाती थी। ठीक है, तो एक स्थान हुआ करता था किताबघर, जहां पर जो है एक ऐसा स्थान होता था जो कि बादशाह की पांडुलिपियों को, यानी कि बादशाह जो हाथ से लिखा करते थे उन्हीं को रखा जाता था, और नए पांडुलिपि की रचना भी वहीं की जाती थी। ठीक है, तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा तथा सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। यानी कि जो लिखावट होती थी, हाथ से जो लिखा जाता था उसको एक प्रकार का आर्ट समझता था, कला समझता था, और उसको तैयार करके बहुत अच्छे से रखा जाता था। समझ गए, सौंदर्य के कार्य के रूप में उसको रखा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे सुलेखन। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यधिक महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। जो सुलेखन होते थे जिसका मतलब होता है हाथ से लिखने की कला, ये कला है, पांडुलिपि हाथ से लिखना है। ठीक है, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण, पॉइंट को समझते हुए चलिएगा, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। मुगल भारत की जो सारी पुस्तकें है वो पांडुलिपि के रूप में अर्थात हाथ से लिखी होती थी। वहीं पे अगर सुलेखन आ जाए तो सुलेखन का मतलब हो गया हाथ से लिखने की कला, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी, यानी कि बहुत ही अच्छा माना जाता था। सुलेखन कला के माध्यम से अलग अलग शैलियों का निर्माण किया गया। ठीक है, अकबर की पसंदीदा शैली नास्तलिक थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अकबर की जो पसंदीदा शैली है उसका नाम क्या था, नास्तलिक था। इस शैली में टोटल 5 से लेकर के 10 किलोमीटर लंबी कलम से स्याही में डुबोकर लिखी गई थी। समझ गए, 5 से लेकर 10 मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 से 10 मिलीमीटर लंबी कलम होती थी जो स्याही होती थी, जिसको हम लोग दवात कलम भी बोलते हैं, इंक पोर्ट बोलते हैं, दवात कलम। तो उन्हीं को डुबोकर लिखा गया था।
जो अकबर की पसंदीदा शैली थी जिसका नाम था नास्तलिक। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और एक 5 से 10 ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, सुलेख का अगर हम लोग बेसिकली मतलब समझे तो सुलेख का मतलब एक प्रकार का होता है लिखावट। सुलेख का मतलब क्या होता है? लिखावट। ठीक है, हस्तलिपि, लिखावट या फिर खुशखती या फिर खुशनवीसी, जो भी बोलना है आपको, लेकिन एक प्रकार का आप आसान भाषा में लिखावट समझ सकते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी, सुलेखन का मतलब, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और पांडुलिपि का भी मतलब वही होता था। पांडुलिपि का भी मतलब एक प्रकार का स्क्रिप्ट समझ सकते हैं, जैसे कि वीडियो बनाने से पहले आपने स्क्रिप्ट बनाता है कॉमेडी वगैरह, फिल्म वगैरह, तो एक प्रकार का स्क्रिप्ट समझ सकते हैं। तो पांडुलिपि का मतलब आपको समझना है स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको और आसानी से समझा दिए। यहाँ पर लिखावट वगैरह जो भी है हाथ से लिखी जाती थी, तो एक प्रकार बोल सकते हैं स्क्रिप्ट या फिर आप बोल सकते हैं लिखावट। और सुलेखन का भी मतलब आप लिखावट, दोनों का मतलब एक समझ सकते हैं। ठीक है, अब समझिए पांडुलिपि की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों जैसे कि सुलेखक चित्रकार को पदवियों और पुरस्कारों के रूप में महान पहचान मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे रंगीन चित्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रंगीन आज के जमाने जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन पहले के जमाने में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको दिया जाता था। समझिए, जब किसी पुस्तक में घटनाओं या किसी विषयों को दृश्य के रूप में व्यक्त किया जाना होता था, तो सुलेखक उसके आसपास, सुलेखक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि लेखक होता था तो जो लिखने वाला है उसको लिखावट बोल सकते हैं, तो जो लिखने वाला होता था उसको हम लोग बोलते थे सुलेखक। ठीक है, उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार बाद में खाली पृष्ठ पर चित्रण संलग्न कर देते थे। ये चित्र छोटे छोटे होते थे, समझ गए। रंगीन चित्र जो है, कोई भी घटना हो गया, कोई भी लड़ाई वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका दृश्य को व्यक्त करने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए सुलेखक के द्वारा उसके आसपास के पृष्ठ को खाली छोड़ देता था और चित्रकार बाद में खाली पृष्ठ पर चित्र संलग्न कर देते थे। ये चित्र छोटे होते थे। इतिहासकार अबुल फजल बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में दिखा सकती थी जैसे उसमें जीवन हो। समझ गए, तो चित्रकला को इतना इंपॉर्टेंट दिया अबुल फजल, वो जादुई के रूप में, जादुई कला के रूप में इसको व्यक्त किया और वो कोई भी निर्जीव वस्तु को इस तरह से दिखा सकता था कि वो लगता है कि वो जीवित है, जीवन है। ठीक है, अब समझिए बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें भाग लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर मुसलमान उलमा जो हुआ करते थे और बादशाह के बीच लगातार तनाव रहता था। क्योंकि अगर आप इस्लाम में देखेंगे तो यहाँ पर चित्र को रखना, घर में रखना बिल्कुल ही मना है। ठीक है, इस्लामी के अनुसार। तो जो पहले के जमाने में जो बादशाह होते थे, क्योंकि यहाँ पर रंगीन चित्र बनाया जाता था, तो बादशाह और उनके जो उलमा होते थे, ठीक है, जो जैसे कि पंडित होता है तो उसी तरीके से मौलवी या फिर उलमा आप बोल सकते हैं समझने के लिए। तो बादशाह और उसके जो दरबार तथा उसमें जो भाग लेने वाले लोगों का चित्रण था, उन चित्रों की रचना को लेकर मुसलमान उलमा के बीच और बादशाह के बीच लगातार तनाव रहता था, लगातार अनबन बना हुआ रहता था। उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस में मानव रूपों के चित्रण के प्रतिबंध आह्वान मांग किया था। यानी कि उलमा जो है वो कुरान के साथ साथ हदीस में जो मानव रूपों का चित्रण है, उन्हीं चीजों को जो है वो प्रतिबंध का मांग किया था, यानी कि आह्वान किया था कि इन चीजों को रोकना चाहिए, ये नहीं बनाना चाहिए, चित्र वगैरह, फोटो वगैरह, बिल्कुल भी पिक्चर वगैरह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान उलमा का तनाव बना हुआ रहता था किसके साथ? मुगल साम्राज्य के साथ। अब समझिए, ईरान की सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। ईरान से भी लगातार मुगल कालीन भारत आने में सफल रहे, जैसे कि मीर सैयद अली अब्दुस समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ईरान की जो सफावी राजा है, दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित, क्योंकि आपको मालूम है जो हुमायूं थे वो उसको जो भगा दिया था, उसको कहाँ भेज दिया था भाई? ईरान भेज दिया था। फिर ईरान जो है, यानी कि वो भारत आने में फिर दोबारा कैसे सफल रहे? तो एक मीर सैयद अली नाम का आदमी था और एक अब्दुस समद, ये दोनों आदमी था जो कि बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए दिल्ली तक पहुंचाया, दिल्ली तक उसका साथ दिया। अब समझते हैं बादशाहनामा तथा अकबरनामा। बादशाहनामा और अकबरनामा महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में से एक है। प्रत्येक पांडुलिपियों में, यानी कि प्रत्येक लिखावट में, प्रत्येक इतिहास में, प्रत्येक अभिलेख में, जो भी आपको समझना पांडुलिपि का मतलब, लेकिन इसका मतलब एक प्रकार का लिखावट होता है, स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, लिपि भी बोल सकते हैं इसको, लिपि। ठीक है, तो बादशाह तथा अकबरनामा, बादशाह और अकबरनामा महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में से एक है। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर घेराबंदी, लड़ाई, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र है। ठीक है, तो टोटल 150, जिसमें आपका घेराबंदी हो गया, लड़ाई हो गया, शिकार हो गया, इमारत हो गया, तो पांडुलिपि में ये सारा चीज, ये सारा दृश्य दिया हुआ है। अब समझते हैं अकबरनामा के बारे में। अकबरनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1589 में अकबर के द्वारा ही लिखा गया था। 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 सालों तक काम किया था। किसने? अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा को 3 जिल्दों में बांटा गया था, यानी कि एक प्रकार का समझ सकते हैं 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला तथा दूसरी जिल्द में इतिहास है और तीसरा जिल्द में आईने अकबरी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा के कौन से भाग पर है? तो आईने अकबरी जो है वो तीसरा जिल्द में है। कौन से जिल्द में?
तीसरा जिल्द में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और 1589 में शुरू हुआ था। अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 सालों तक काम किया था। अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 सालों तक काम किया था और इसको अकबरनामा को 3 जिल्दों में बांटा गया था। पहला और दूसरा जिल्द जो है वो इतिहास है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और तीसरा जिल्द में आईने अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर के अकबर के जीवन के खगोलीय कालचक्र तक का मानव जाति का ऐतिहासिक ब्यौरा है। यानी कि आदम मतलब समझ रहे हैं, आदम जो मुसलमानों में, इस्लाम में कहा जाता है कि आदम जो है सबसे पहले दुनिया में आए थे, आदम हव्वा, ठीक है। आप लोग सुनिए होंगे, जो भी मुस्लिम होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बाकी मैं कोशिश करूंगा सबको समझ में आए। तो आदम जो है वो सबसे पहले भारत में आए थे, तो भारत बोल रहे हैं यानी कि श्रीलंका में आए थे आदम वैसे, ठीक है। आदम कहाँ पर आए थे? श्रीलंका में। इसके बारे में भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो वो सबसे पहले आदमी थे, ठीक है। और आदम से लेकर के अकबर के जीवन के बीच खगोलीय कालचक्र तक मानव जाति का ऐतिहासिक ब्यौरा है पहले जिल्द में। और दूसरी जिल्द में अकबर के 46वें शासन वर्ष अर्थात 1601 में खत्म होती है, उनके बारे में दिया हुआ, ठीक है। पहली जिल्द में आदम से लेकर के अकबर, और दूसरी जिल्द में अकबर के 46वें शासन वर्ष तक, यानी कि टोटल 46 वर्ष जो वो शासन किया था अकबर, उसके बारे में सारा चीज दिया हुआ है। 16 अर्थात 1601 को उसकी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1601 में खत्म हो जाती है, मतलब समझ रहे ना, आराम से समझिए। मतलब क्या कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था अकबर के बारे में, आप लोग को चीजें अच्छे से समझानी होंगी ना। देखिए अकबर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई 1555 से लेकर के 1656 तक किया था, 1556 से लेकर के 1605 तक। इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 50 साल या फिर 50 साल, जो भी आपको समझना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 46 वर्ष, यानी कि जो अकबर का दूसरा जिल्द है उसमें टोटल 46 वर्ष के बारे में दिया हुआ। 46 वर्ष कितने? 46वें शासन वर्ष तक, यानी कि अगर वो 1556 से शुरू किए थे तो 1556 से लेकर के 46वें, 1556 1656 है यार, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। डेट को देखिए, आपको कंफर्म बना करके रखना है। डेट में अगर आप थोड़ा सा गलती किए तो आप दोस्तों फिर भूल जाइएगा। 1556 है ना, सॉरी 1556 है ना, 1 सेकंड, डेट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए अकबर जो है 1556 से आपका शासन शुरू किया था, और 1556 से लेकर के 1601 तक, यानी कि टोटल 46वें वर्ष तक उसका जो है दूसरे जिल्द में ब्यौरा दिया हुआ है। तो ये भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझना चाहिए, क्योंकि उसका जो शासनकाल चला था वो 1605 तक चला था, लेकिन यहाँ पर टोटल लास्ट का जो 4 वर्ष है उसके बारे में दूसरे जिल्द में नहीं दिया हुआ। समझ गए? चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आपको इसी तरह अंदर से पूछता है, टोटल 46वें वर्ष तक, यानी कि टोटल 46 वर्ष का जो है ब्यौरा दिया हुआ है दूसरे जिल्द में, और पहले में आदम से लेकर के अकबर तक, ठीक है। अब अबुल फजल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको आप समझ गए तो समझ जाइए कि यही चैप्टर आपका पूरा हो गया। देखिए समझ तो जाएंगे, लेकिन अकबर के बारे में पूछा जाता है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में, सभी तरह के प्रश्न में। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण जो है मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। अकबरनामा के लेखक जो कि अबुल फजल है, उसका पालन पोषण कहां पर हुआ था? मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अकबरनामा अबुल फजल का लेख, मतलब कि अबुल फजल जो अकबरनामा का लेखक था, ये कहां पर इसका पालन पोषण होता? आगरा में हुआ था। वह यूनानी दर्शन, अरब फारसी तथा सूफीवाद के ज्ञाता थे। वह यूनानी भी जानते थे, दर्शन भी, और अरब फारसी दोनों, अरब के जो फारसी होते थे दोनों, तथा सूफीवाद के ज्ञाता थे। फजल एक प्रभावशाली विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक थे। प्रभावशाली विवादी और स्वतंत्र चिंतक थे, ठीक है। इन्होंने लगातार दकियानुसी उल्मा के विचारों का विरोध किया था। जो उल्मा होते थे दकियासुनी, जैसे कि मुसलमान उल्मा, उसी तरीके से दकियानुसी उल्मा उनके विचारों का हमेशा विरोध किया करते थे। ये सभी गुणों के कारण अकबर ने अबुल फजल को अपना सलाहकार तथा नीतियों के प्रवक्ता के रूप में चयन किया था। आगे चलकर राजकुमार सलीम द्वारा रचा गया षड्यंत्र का अबुल फजल शिकार हो गया, तथा सलीम के सहापराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। समझ गए? तो अकबर जो है इन्हीं नीतियों को देख करके उसको क्या बनाया? सबसे पहले भाई प्रवक्ता के रूप में उसको चयन किया था। किसके रूप में? प्रवक्ता के रूप में। कौन? अकबर। किसको? अबुल फजल को। और आगे चलकर राजकुमार जो सलीम थे, उसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र में अबुल फजल जो है वो शिकार हो गया था। किसके द्वारा? राजकुमार सलीम के द्वारा। और सलीम के सहअपराधी जो कि वीर सिंह बुदेला है, उनकी द्वारा ही उसका हत्या कर दिया गया। तो षड्यंत्र जो है कौन रचा था? षड्यंत्र वो राजकुमार सलीम, और इसका हत्या कौन किया था? वीर सिंह, सहअपराधी वीर सिंह बुंदेला, सहअपराधी वीर सिंह बुंदेला, उन्हीं के द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। तो आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब एक आईनी अकबरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग आज के इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर में डिटेल्स है, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट कवर करने का कोशिश करता हूं। आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर मत भागिएगा, क्योंकि दोस्तों कहानी के जैसा बहुत मजा आपको आएगा, आ रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा या तीसरा वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिलहाल हम लोग एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो कि है आपके आईनी अकबरी के बारे में, ठीक है। कहाँ गया आपका पॉइंट? आईनी अकबरी। इसमें मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, बौद्धों, जैनों तथा मुसलमानों की अलग अलग आबादी वाले और एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो आईनी अकबरी में जो है मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, बौद्धों, जैनों तथा मुसलमानों को अलग अलग आबादी जो थे, अलग अलग जाति थे, उन्हीं के बारे में आईनी अकबरी में डिटेल्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर को यहीं पर रहने देते हैं। पार्ट 2 में हम लोग जो है बादशाहनामा से शुरू करेंगे, ठीक है।
पार्ट 2 में हम लोग भाषा नमाज से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कल ही चैप्टर को खत्म करने का। अगर कल नहीं होगा तो 100% तीसरे वीडियो में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर था। आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो एक भी बार नहीं बोला हूं, प्लीज चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपको कोई चीज समझ में आई, मतलब समझ में तो आई होंगी, मतलब कोई अगर नहीं आई है तो जरूर पूछिए ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। और लास्ट रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। बहुत सारे लोग हैं जिसको मालूम भी नहीं है कि यहाँ पर ऐसे पढ़ाई होती है, इसलिए प्लीज आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग जो है शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, ठीक है। यहीं पे आज हम लोग रहने देते हैं, वीडियो जो है लगभग आधे घंटे की बन चुकी है। फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।